हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करा दिया गया है। अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। तो कल जहां तक क्लास हुई थी उसके आगे आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? तो बताइए आप सब। यह कथन जो है वो थॉमस का है। यह कथन जो है वह थॉमस का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 10वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 10वीं सदी में 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। तो चलिए देखते हैं। लुम्सडेन, ग्लेसर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था, यानी शिक्षा को डिजिटलीकरण करने के लिए बहुत बहुत योगदान दिया था इन्होंने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो बताइए आप सब, कौन सी संस्था है जो विकास के लिए कार्य करती है भारत में, अपने देश में? तो जो अपने देश में कार्यरत संस्था है वो NCERT है। NCERT यही संस्था है, NCERT उच्च शिक्षा संस्था मेरठ बड़ौदा, जो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्यरत है अपने देश में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षा तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो बताइए आप सब, किसका कथन है ये? तो आंसर इसका जो होगा रॉबर्ट एम गेने जी ने ये कहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शैक्षिक कथन है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये जो कथन है वह शिव के मित्रा जी का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है? कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है? बताइए आप सब, कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? तो सामान्य शब्दों में जो हम कह सकते हैं, सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना है। कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी संस्था में
किसी विषय को लेकर मीटिंग करना एक कॉन्फ्रेंसिंग का रूप होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? तो जो संचार प्रौद्योगिकी है उसके निम्नवत प्रकार हैं। संचार प्रौद्योगिकी निम्न 5 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। इसका मतलब है कि अपने विचारों को बोलकर बताना, किसी के सामने प्रस्तुत करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरा है मुद्रित प्रणाली। इसका मतलब है लिख करके रेडियो प्रसारण, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा दूरदर्शन है, चौथा वाला, यानी टीवी टेलीविजन या, और पांचवा इंटरनेट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो बताइए आप सब, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? आंसर है इसका, सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही संचार प्रौद्योगिकी है। सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण मतलब किसी भी सूचना को एक साथ सम्मिलित रूप से किसी अन्य माध्यम पर, किसी माध्यम के द्वारा ग्राही तक भेजना ही संचार प्रौद्योगिकी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन कौन कौन हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो होगा वो लाउड स्पीकर होगा, और दूसरा जो होगा मोबाइल होगा। इसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूर तक किसी के भी पास पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन हैं? कंप्यूटर के जो जन्मदाता हैं वो चार्ल्स बेबेज जी को माना जाता है। इन्हीं को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संचार किसे कहते हैं? संचार किसे कहते हैं? तो बताइए आप सब, संचार से क्या आशय है? संचार किसे कहते हैं? आंसर है इसका, संचार से जो आशय है अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों द्वारा दूसरे तक पहुंचाना ही संचार है। हम अपने विचारों को फोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक जो हमसे बहुत ही दूर है वहां तक पहुंचाना ही संचार है। जिस क्रिया के माध्यम से यह सब संभव हो सकता है वह संचार, उसी व्यवस्था को हम संचार कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुबोधन किसे कहते हैं? अनुबोधन किसे कहते हैं? अनुबोधन से क्या तात्पर्य है? बताइए आप सब, अनुबोधन से क्या तात्पर्य है? छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, उसे अनुबोधन कहते हैं। जब छात्र से कोई क्वेश्चन किया जाता है, अगर वह सही उत्तर नहीं दे पाता है तो उसको उससे सही उत्तर निकलवाने के लिए जिस भी किसी माध्यम या उद्दीपक का सहारा लिया जाता है उसे अनुबोधन कहते हैं। सही उत्तर निकलवाने की जो युक्ति है उसे को अनुबोधन कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुक्रिया किसे कहते हैं? अनुक्रिया किसे कहते हैं? तो बताइए आप सब, अनुक्रिया किसे कहते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है उसे अनुबोधन कहते हैं या फिर अनुक्रिया कहते हैं। जब हम छात्र से कोई क्वेश्चन करते हैं तो छात्र उस क्वेश्चन को सुनकर अपनी भाषा में उसके उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उसी की क्रिया को
अनुक्रिया कहते हैं, यानी क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है उसी को अनुक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का जो पूरा नाम होता है वह कंपैक्ट डिस्क होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो बताइए आप सब, प्रौद्योगिकी से क्या आशय है? प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक एवं प्रायोगिक विधि है। प्रौद्योगिकी जो है वह विज्ञान की व्यवहारिक एवं प्रायोगिक विधि है, इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर क्या है, या फिर सर्वर का क्या अर्थ होता है? सर्वर का क्या मतलब होता है? बताइए आप सब कि सर्वर क्या है। सर्वर सेवकों का नेटवर्क है। सर्वर सेवकों का वह नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। सर्वर जो होता है एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो कई व्यक्तियों को एक साथ जोड़े रखता है, उसी को सर्वर कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? बताइए आप सब, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? आंसर है इसका फुल ड्यूप्लेक्स से आशय सूचना के साथ साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। जब प्राप्तकर्ता या प्रदानकर्ता एक ही समय में वार्तालाप में व्यस्त हों तो उसी को फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्च इंजन क्या करता है? क्वेश्चन है देखिए 123 नंबर का, सर्च इंजन क्या करता है? बताइए आप सब, सर्च इंजन क्या करता है? आंसर होगा इसका, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है या फिर हमें सूचना देता है उस चीज़ के बारे में जो टॉपिक हम उसमें सर्च किए होते हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो फिर हम उसमें उस सूचना के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो फिर हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, वही सर्च इंजन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। DBMS का पूरा नाम क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हैकर्स क्या है? लिखिए, हैकर्स क्या होते हैं? हैकर्स क्या होते हैं या फिर हैकर्स क्या है? बताइए आप सब। हैकर से जो आशय है वह यह है कि जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रतिक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, हैकर्स कहलाता है। सरल भाषा में समझिए आप सब कि आपके सिस्टम पर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अगर कंट्रोल ले लेता है तो जान लीजिए कि वो हैकर्स है और आपके सिस्टम को हैक कर चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बताइए आप सब,
कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो जो कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है, कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्तियों कंप्यूटरों के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। यानी कम समय में ज़्यादा कार्य हो सकता है। कंप्यूटर की शिक्षा का यही अर्थ है कि जो कार्य पहले करने के लिए महीनों लग जाते थे, वह काम अब केवल 1 या 2 दिन में 1-2 लोग अच्छे से और शुद्धता के साथ कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। सूचना के जो 2 गुण हैं वह निम्नवत हैं। सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। और दूसरा जो है, सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। सूचनाएं जो हैं वह विश्वसनीय होनी चाहिए और वैध होनी चाहिए। और दूसरा जो है, सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? भारत में इंटरनेट सेवा कब लागू हुई थी? हमारे देश में इंटरनेट सेवा कब लागू हुई थी? आंसर होगा इसका, यह जो सेवा है 1995 में लागू हुआ था। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में लागू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट के जो प्रमुख भाग हैं, वह मुख्य रूप से पहला कंप्यूटर होगा आपका, और दूसरा फिर टेलीफोन हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा, किसी नेटवर्क से आपको सिस्टम को जोड़ना होगा, उपग्रह होगा, उपग्रह संचार होगा जिसके माध्यम से आप इंटरनेट उपयोग कर पाएंगे, केबल होगी जिसके माध्यम से सिस्टम सीपीयू माउस और कीबोर्ड को आप जोड़ेंगे, और नेटवर्क जिसके माध्यम से हमको संचार सुविधा स्थापित करने में सहायता मिलेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? बताइए आप सब, प्रोटोकॉल क्या होता है? तो देखिए, प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। प्रोटोकॉल जो होता है, नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारी शिक्षा में रेडियो की क्या उपयोगिता है, वही बताना है। बताइए आप सब कि हमारी शिक्षा में रेडियो की क्या उपयोगिता है। तो जो विशेषताएं व निम्नवत हैं, पहला है अधिगम में सरलता, इसको हम आसानी से सीख लेते हैं। इसको हम आसानी से सीख लेते हैं। और दूसरा है पहुंच में आसान, इसका हम या हमारे पास संचार माध्यम से पहुंच जाती है। संचार माध्यम से आसानी से पहुंच जाती है।
आसानी से पहुंच जाती है। सीधा अनुदेशन तीसरा हो गया। विचार शक्ति में वृद्धि होती है, इससे प्रेरणात्मक सुविधा भी मिलती है। ये पांच होंगे। इसका पहला है अधिगम में से सरलता होगी पहुंचना, यानी हमारे पास आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा है, तीसरा है सीधा अनुदेशन हो जाएगा। चौथा है हमारे विचारों में वृद्धि हो जाएगी इससे। चौथा है हमें प्रेरणा की सुविधा या फिर हमें प्रेरणा मिलती है इससे। रेडियो शिक्षा यही विशेषताएं हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो इसके जो दो उद्देश्य वो निम्नवत हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य, पहला है विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। जो विद्यार्थी होते हैं वह नए नए विचार और नई नई योजनाएं बना सकते हैं या फिर सीखते हैं इससे। और दूसरा जो होगा, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीव में रुचि लेना। इससे बालक प्राणियों में और जानवरों में भी रुचि लेते हैं, वन्य जीव में भी रुचि लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ था। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ था। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ था। आंसर होगा इसका, कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन क्रमशः 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ था। जो दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, पहला कलकत्ता है। कलकत्ता में जो उद्घाटन हुआ था वह 26 अगस्त 1927 को हुआ था। अब जब दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था वह जनवरी 1935 में हुआ था। जनवरी 1935 में हुआ था। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो का जो उद्घाटन हुआ था, कलकत्ता में जो हुआ था वो 26 अगस्त 1927 को हुआ था। दिल्ली में जो हुआ था जनवरी 1935 में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो संचार है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। संचार के समय जो बाधाएं आती हैं, अगर हम संचार स्थापित किए हैं या फिर कर रहे हैं तो उसमें जो बाधाएं आएंगी वह कौन कौन सी बाधाएं हैं जो संचार को बाधित करती हैं, संचार संभव ना होने दें। ऐसी बाधाएं जो है वह चार प्रकार की हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है भौतिकी, दूसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक बाधाएं, तीसरा है भाषा संबंधी समस्या, चौथा है संगठनात्मक। ये चार बाधाएं हैं जो संचार की प्रमुख बाधाएं हैं। ये बाधाएं जब आएंगी तो संचार संभव नहीं हो पाएगा। संचार संभव नहीं हो पाएगा।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।